पिताजी, आप अभी तक जाग रहे हैं। मुझे लगा आप सो गए होंगे। क्या बात है पिताजी, किस सोच में पड़े हैं? तुम्हें तो पता है बेटा, जब भी इस तरह से बारिश होती है मैं अपने पुराने दिनों में खो जाता हूं। ये बरसात का मौसम, ये सन्नाटा, ये चारों ओर छाया हुआ घना अंधेरा मुझे अक्सर अपने अतीत की यादों में ले जाता है, जिन्हें मैं भूलना तो चाहता हूं पर भूल नहीं पाता। वह यादें सुनहरी भी है और डरावनी भी। पिताजी, आप अक्सर अपनी पुरानी यादों के बारे में बात करते हैं। आपने मुझे लगभग हर कहानी सुनाई है, पर यह कौन सी बात है जो आपको सिर्फ बरसात के मौसम में याद आती है? और मैं देखता हूं, जब भी आपको वह बात याद आती है आप रात भर सो नहीं पाते। पिताजी, आज बरसात का मौसम भी है और मैं भी फ्री हूं। चलिए ना, आज मुझे अपनी वह कहानी सुनाइए। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें ये कहानी जरूर सुनाऊंगा, पर मुझे पता है तुम आजकल की जनरेशन इन सब बातों में विश्वास नहीं करते, पर यह एक सच्ची घटना है जो मेरे साथ हुई। ये बात आज से लगभग 40 साल पुरानी है। ये सन 1982 की घटना है, जब मेरी उम्र लगभग 22 साल थी। मेरी पहली पोस्टिंग टिकोरा रेलवे स्टेशन पर हुई, जो छत्तीसगढ़ के एक वीरान गांव में एक छोटा सा रेलवे स्टेशन है। ऐसी ही बरसात की भयंकर रात थी जब मैं पहली बार टिकोरा रेलवे स्टेशन पर उतरा था। रात के करीब 10:30 बज रहे थे। बरसात का मौसम था, चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। 2-4 यात्रियों के अलावा वहां पर और कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे बताया गया था कि टिकोरा स्टेशन पर सिर्फ 2 ट्रेनें ही आती है, एक सुबह के समय और यह आखिरी ट्रेन थी जो रात 10:30 बजे आती थी। इसके अलावा यहाँ कोई और ट्रेन नहीं आती है। यह पिछड़ा हुआ इलाका था। मुझे जो सरकारी क्वार्टर मिला था वह स्टेशन से थोड़ी दूर टिकोरा गांव के पास ही था। तेज बारिश हो रही थी और मैं स्टेशन पर खड़ा सोच ही रहा था कि गांव तक कैसे पहुंचा जाए, क्योंकि वह जगह मेरे लिए पूरी तरीके से अनजान थी। तभी मेरे पास गांव का एक आदमी आया। राम राम साहब, लगता है आप ही स्टेशन मास्टर मनोहर बाबू हैं। मुझे साहब ने बताया था कि आप आज रात आने वाले हैं, इसीलिए मैं यहाँ आपका इंतज़ार कर रहा था। चलो साहब, मैं आपको आपके क्वार्टर तक छोड़ देता हूँ। यहाँ ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं। उस आदमी ने मेरा बैग उठा लिया और स्टेशन से बाहर की ओर जाने लगा। मैं भी उस आदमी के पीछे पीछे चलने लगा। स्टेशन से बाहर उसकी बैलगाड़ी खड़ी थी। मैं उस आदमी के पीछे पीछे उसकी बैलगाड़ी तक पहुंच गया। उसने बैलगाड़ी पर मेरा बैग रख दिया। बैलगाड़ी में बैठकर हम स्टेशन से बाहर की ओर निकल गए। कच्चे रास्तों पर बैलगाड़ी आगे की ओर बढ़ती जा रही थी। चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। ना कोई रोशनी और ना ही कोई इंसान दिखाई पड़ता था। पहली बार मैं बैलगाड़ी पर बैठकर कहीं जा रहा था। अरे भाई साहब, आपका नाम क्या है? अरे साहब, मेरा नाम बिरजू है। मैं बरसों से इस टिकोरा गांव में बैलगाड़ी चलाता हूँ। अच्छा बिरजू, एक बात बताओ, ये इलाका इतना सुनसान क्यों है? मुझे लगा था स्टेशन पर भीड़ भाड़ होगी, क्योंकि जिस ट्रेन से मैं आया वो आखिरी ट्रेन थी, लेकिन स्टेशन पर भी सन्नाटा था। क्या यह इलाका हमेशा ऐसे ही सुनसान रहता है?
साहब, पहले अपना गांव इतना सुनसान नहीं हुआ करता था। यहाँ पर भी देर रात चहल पहल रहती थी, पर जब से ये रेलवे स्टेशन बना हमारा गांव वीरान हो गया है। और बरसात की रातों में तो यहाँ अपने घर से कोई भी नहीं निकलता। यहाँ बरसात के मौसम को हम बड़ा ही मनहूस मानते हैं। ऐसा क्या हुआ था बरसात के मौसम में कि पूरा गांव ही सुनसान रहने लगा है? अरे साहब, अब आप इस गांव में आ गए हैं तो धीरे धीरे इस गांव के बारे में सब कुछ जान जाएंगे। बस एक बात का ध्यान रखना साहब कि बरसात की रात में किसी अनजान आदमी का भरोसा मत करना, और कोई अनजान आदमी दरवाज़ा खटखटाए तो मत खोलना। उस आदमी की बातें सुनकर मुझे थोड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन मैंने उसकी बातों में ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मेरी पहली पोस्टिंग थी और मैं पहली बार किसी गांव में रहने जा रहा था। मुझे इस बात का उत्साह और खुशी दोनों ही थी। हमारी बैलगाड़ी अंधेरी रातों में कच्ची सड़क पर चलती जा रही थी। बारिश धीरे धीरे तेज हो रही थी। लगभग 1 से 1.5 घंटा बैलगाड़ी पर चलने के बाद हम आखिरकार मेरे क्वार्टर के पास पहुंच गए। और मुझे जो क्वार्टर मिला था वह टिकोरा गांव के एक छोर पर एक पुरानी हवेली के पास था। वह एक तरीके का गेस्ट रूम था जहां मेरे रहने की व्यवस्था की गई थी। साहब, ये लो आपके क्वार्टर की चाबियां। अच्छा साहब, अब मैं घर जा रहा हूँ। मेरा घर यहाँ पास में है, कुछ ज़रूरत पड़े तो आ जाइएगा। और हाँ, मेरी बात भूलना मत, रात को किसी भी अनजान आदमी के लिए दरवाज़ा मत खोलना। यह गांव जितना साधारण दिखता है उतना साधारण है नहीं। चलो साहब, मैं चलता हूँ। तिरजू मुझे मेरे क्वार्टर की चाबियां देकर चला गया। मेरा क्वार्टर जिस हवेली के पास बना था, गांव वाले उस हवेली को रानी की कोठी कहकर बुलाते थे। उस हवेली को देखकर लग रहा था कि वर्षों से वीरान पड़ी है। गांव में बारिश तेज होती जा रही थी। मैं सड़क पर खड़ा उस पुरानी हवेली को देख रहा था। बरसात की रात में वह हवेली बड़ी ही डरावनी दिखाई दे रही थी, लेकिन फिर भी न जाने क्यों मुझे वह हवेली अपनी ओर आकर्षित कर रही थी। मैं कुछ देर ऐसे ही खड़ा उस हवेली को देखता रहा। तभी अचानक तेज बिजली कड़की और मानो मैं होश में आ गया। मैंने तुरंत अपना बैग उठाया और क्वार्टर के अंदर चला गया। क्वार्टर अंदर से एकदम साफ सुथरा था। पुराने जमाने के फर्नीचर और बेड वहां लगे हुए थे। गांव में शायद बिजली नहीं रहती, इसीलिए वहां पहले से ही एक लालटेन रखी हुई थी। बिरजू की पत्नी ने मेरे आने से पहले कमरे की सफाई कर दी थी। एक मटके में पीने का पानी रखा हुआ था और साथ ही मेरे लिए भोजन की व्यवस्था भी कर दी गई थी। मैंने खाना खाया और बिस्तर पर जाकर लेट गया। करीब आधी रात का वक्त था। बारिश कुछ धीमी सी पड़ गई थी। गांव में सन्नाटा फैला हुआ था। टीन की छत पर पानी की बूंदें टप टप करके टपक रही थी, जिसकी आवाज मुझे सुनाई दे रही थी। यह जगह मेरे लिए नई थी, शायद इसलिए मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं बिस्तर पर लेटा हुआ था। लालटेन की रोशनी भी धीमी पड़ गई थी। तभी मेरे कानों में एक आवाज सुनाई दी। उस आवाज को सुनकर मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैं अपने क्वार्टर से बाहर निकल आया। मैंने देखा सामने वाली हवेली में लालटेन जल रही है और गाने की आवाज वहीं से आ रही थी। मेरे कदम अपने आप ही हवेली की ओर बढ़ गए।
अचानक गांव का मौसम बदलने लगा। बारिश एकदम तेज हो गई। मैं जल्दी जल्दी तेज कदमों से चलकर हवेली के अंदर चला गया। अंदर जाकर मैंने देखा कमरे के बीचों बीच एक लालटेन जल रही थी और उसके पास सफेद साड़ी पहने एक सुंदर सी औरत खड़ी थी। माफ करना, मैं बिना पूछे ही हवेली के अंदर चला आया। दरअसल मुझे एक मधुर आवाज सुनाई दी और मैं उस आवाज का पीछा करते इस हवेली तक आ गया। क्या आपने भी वह आवाज सुनी? हाँ, वो गीत मैंने भी सुना, क्योंकि वो मैं ही गा रही थी। अक्सर ही बरसात की सुनसान रातों में जब मुझे नींद नहीं आती, मैं गीत गुनगुना लिया करती हूं। इससे मुझे सुकून मिलता है। लगता है आप सामने वाले क्वार्टर में रहने आए हैं। हाँ, मेरी पोस्टिंग टिकोरा स्टेशन पर हुई है। मैं आज ही यहां सामने वाले क्वार्टर में रहने आया हूं। माफ कीजिएगा, रात के इस वक्त मुझे यहां नहीं आना चाहिए था। मुझे अब चलना चाहिए। रुकिए, बाहर बारिश बहुत तेज हो गई है। आपको अभी बाहर नहीं जाना चाहिए। वैसे भी आप हमारे टिकोरा गांव में मेहमान हैं। आप यहां बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूं। पता नहीं क्यों मैं उसे मना नहीं कर पाया। वो चाय बनाने अंदर चली गई। मैं पास ही रखी कुर्सी पर बैठकर उसका इंतजार करने लगा। थोड़ी ही देर में वो 2 कप चाय लेकर आई। हम दोनों साथ बैठकर चाय पीने लगे। बारिश की तेज आवाज हवेली में गूंज रही थी। सफेद साड़ी में बैठी वो औरत बहुत ही सुंदर दिख रही थी। मैंने इतनी सुंदर औरत कभी नहीं देखी थी। मैं चाय पीते पीते उसे देखता ही जा रहा था। मैं उस अनजान औरत की तरफ खींचा जा रहा था। हवेली में कोई और दिखाई नहीं दे रहा। लगता है आप इस हवेली में अकेले रहती हैं। क्या इतनी बड़ी हवेली में आपको अकेले डर नहीं लगता? मैं यहां अपनी मां के साथ रहती थी, लेकिन उनके गुजर जाने के बाद अब मैं अकेले ही रहती हूं। मुझे इस हवेली में डर नहीं लगता। ये हवेली मेरी मां की आखिरी निशानी है। मेरी तो जैसे आत्मा ही इस हवेली में बसती है। चाय की कुछ घूंट पीने के बाद मुझे नींद आने लगी। मैं कब सो गया मुझे पता नहीं चला। लेकिन जब मेरी आंख खुली तो मैंने देखा मैं क्वार्टर में अपने बिस्तर पर लेटा हुआ था। अरे, मैं यहां कब आ गया? मैं तो वहां हवेली में था। ओह, मेरा सर क्यों फटा जा रहा है। मैं कमरे में बैठा सोच ही रहा था कि मैं हवेली से क्वार्टर में कैसे आ गया। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अरे साहब, आप अभी तक तैयार नहीं हुए। और क्या हुआ? आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? हाँ बिरजू, रात को ठीक से सोया नहीं हूं। सर दर्द हो रहा है। अरे साहब, नई जगह में तो ऐसा होता ही है। चलिए कोई बात नहीं, थोड़ी देर में मेरी पत्नी चाय नाश्ता लेकर आती ही होगी। तब तक आप तैयार हो जाइए। मैं बैलगाड़ी से आपको स्टेशन पर लेकर जाऊंगा। परे नहीं बिरजू, मैं आज स्टेशन पर नहीं जाऊंगा। मेरी ज्वाइनिंग 2 दिनों के बाद है। मैं घर पर ही आराम करूंगा और थोड़ा गांव घूमूंगा। अच्छा बिरजू, एक बात बताना, सामने वाली हवेली में जो लड़की रहती है उसका नाम क्या है? सामने वाली हवेली मतलब रानी की कोठी।
साहब, वो तो वर्षों से वीरान है। वहां कोई भी नहीं रहता है। वहां रहने वाला कोई व्यक्ति आज जिंदा नहीं है। बिरजू की बात सुनकर मैं हैरान रह गया, पर उसे कुछ बोल नहीं पाया। बिरजू अपने घर वापस चला गया। मैं अपने कमरे में बैठा सोचने लगा कि आखिर वह औरत थी कौन जो रात को मुझे हवेली में मिली थी। क्या बिरजू मुझसे कुछ छुपा रहा था? तरह तरह के सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे। इन सब बातों को सोचते हुए मैं घर से बाहर निकला। मैंने देखा हवेली वाकई में वीरान पड़ी थी। उसे देखकर लग रहा था जैसे वहां सालों से कोई नहीं रहता। मेरे मन में सवालों का तूफान उठने लगा। मैंने सोचा मैं गांव में जाकर लोगों से बात करता हूं, शायद मुझे कुछ पता चल जाए। टिकोरा एक छोटा सा गांव था। आसपास जंगल और बीच में बसा हुआ छोटा सा सुंदर गांव। इस गांव के बीचों बीच एक चौपाल बनी थी और आसपास मिट्टी के घर बने हुए थे। चौपाल के पास कुछ लोग बैठकर बातें कर रहे थे। मैं भी उनके पास जा पहुंचा। नमस्ते, मेरा नाम मनोहर है। मेरी अभी अभी पोस्टिंग हुई है टिकोरा स्टेशन में। अच्छा, तो आप ही नए साहब हैं। आइए साहब, बैठिए। वैसे तो इस गांव में देखने लायक कुछ भी नहीं है, बस गांव की ताजी हवा शहर से बेहतर है। बैठो साहब। मैं वहां चौपाल के पास बैठ गया और थोड़ी देर इधर उधर की बात करने के बाद मैंने गांव वालों से हवेली वाली लड़की के बारे में पूछा। अरे साहब, आप जिस हवेली की बात कर रहे हैं उसे हम रानी की कोठी कहते हैं। वो बरसों से वीरान पड़ी है, वहां कोई नहीं रहता साहब। उस आदमी का जवाब सुनकर मैं हैरान रह गया। मतलब साफ था, बिरजू सही कह रहा था। लेकिन अगर सब सच बोल रहे थे तो मैंने जिस लड़की को रात में देखा वह कौन थी? यह सवाल मुझे बेचैन करने लगा। अब बिरजू ही था जो मुझे सारी बात बता सकता था। अच्छा भाई, ये बिरजू का घर कहाँ है? मुझे उसके घर जाना है। ऊ रहा बिरजू का घर। बाहर जो गैया बंधी है वही है बिरजू का घर। अपने सवालों का जवाब ढूंढते मैं बिरजू के घर पहुंच गया। वहां उसकी पत्नी निर्मला भी बैठी हुई थी। बिरजू, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं चाहता हूं मैं तुमसे जो भी सवाल पूछूं तुम उनका सीधा और सही जवाब दो। कुछ घुमा फिरा कर मत बताना। कल रात जब बारिश कुछ धीमी हुई तो मुझे उस पुरानी हवेली से गाने की आवाज आई। उसका पीछा करते हुए मैं वहां पहुंच गया और एक सुंदर सी लड़की वहां मुझे मिली जिसके साथ मैंने बातें की। पर यहां सबका कहना है कि उसे हवेली में कोई नहीं रहता। सच सच बताओ, ये माजरा क्या है? अरे साहब, आप यह सब क्या कह रहे हैं? आपने ये क्या अनर्थ कर दिया? मैंने आपसे कहा था बरसात की रात में किसी अनजान आदमी के पीछे मत जाइएगा। आपने सब खराब कर दिया। भगवान, अब क्या होगा? निर्मला, ये बिरजू तो सीधे सीधे कुछ नहीं बताएगा। अब तुम ही मुझे सारी बात बताओ। आखिर ये सब क्या मामला है? साहब, रानी की कोठी वह वर्षों से वीरान पड़ी है साहब। वहां सच में कोई नहीं रहता। बात बड़ी पुरानी है साहब। पहले टिकोरा गांव भी खुशहाल गांव हुआ करता था। यहाँ पर जो रानी की कोठी है वहाँ राजमाता शकुंतला देवी और उनकी बेटी नैना दोनों रहा करते थे। धन दौलत की कोई कमी नहीं थी साहब, और दोनों बड़े दयालु भी थे। शकुंतला देवी ने गांव को जमीन दान की जिस पर अभी स्टेशन बना हुआ है, पर वह स्टेशन ही उनकी जान का दुश्मन बन गया। स्टेशन बनने के बाद
पहली बार जिस स्टेशन मास्टर की पोस्टिंग हुई वह भी उसी क्वार्टर में रुका था जहां अभी आप रुके हैं। उसका नाम किशन लाल था। किशन लाल और नैना एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। बात इतनी आगे बढ़ गई कि दोनों एक दूसरे से शादी करने वाले थे। शकुंतला देवी भी शादी के लिए तैयार थी। आखिर नैना उनकी इकलौती बेटी थी, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक रात किशन लाल अपने माता पिता को लेने जा रहा हूं कहकर गांव से चले गए और फिर कभी नहीं लौटे। लेकिन नैना को अभी भी विश्वास नहीं था। उसे लगता था किशन लाल एक दिन जरूर लौटेगा। वह रोज रात लालटेन लेकर रेलवे स्टेशन पर जाती और उसका इंतजार करती। नैना की यह हालत देखकर राजमाता शकुंतला देवी बीमार रहने लगी और एक दिन वह गुजर गई। एक रात ऐसी ही बरसात की काली रात थी। तेज बारिश हो रही थी। नैना स्टेशन पर लालटेन लिए किशन लाल का इंतजार कर रही थी। वह आखिरी बार था जब किसी ने नैना को देखा था। उसके बाद उसे किसी ने नहीं देखा। कहते हैं ऐसे ही वह स्टेशन पर भटकते भटकते मर गई। तब से वह हवेली वीरान पड़ी है और उस बरसात की रात के बाद से इस गांव में भी अजीब घटनाएं होने लगी। लोग गायब हो जाते हैं, मारे जाते हैं। लोगों को अजीब आवाज सुनाई देती है। इसीलिए बरसात की रात में टिकोरा सुनसान और वीरान रहता है। निर्मला की बात सुनकर मैं हैरान था। थोड़ी देर उन लोगों के साथ बैठने के बाद मैं वापस अपने क्वार्टर पर आ गया। पता नहीं क्यों, पर मुझे डर नहीं लग रहा था, बल्कि मैं नैना के प्रति लगाव महसूस करने लगा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं उसे बरसों से जानता हूं। अब मैं जानना चाहता था कि आखिर नैना के साथ हुआ क्या था। अब मैं रात होने का इंतजार करने लगा। रात का समय था। तेज बारिश हो रही थी। मैं हवेली के बाहर खड़ा था। मैं आज फिर से नैना से मिलने वाला था। मैंने सोच लिया था आज मैं उसे अपने सारे सवालों के जवाब लेकर रहूंगा कि आखिर उसके साथ क्या हुआ था। मैं जैसे ही हवेली के अंदर पहुंचा, नैना वहां पर खड़ी थी, लालटेन की रोशनी में। मनोहर बाबू, आप यहां कैसे? आज तो मैंने कोई गाना नहीं गाया। नैना, मैं यहां तुमसे मिलने आया हूं। मैं तुम्हारे बारे में सब जान चुका हूं। मैं बस ये जानना चाहता हूं कि उस रात तुम्हारे साथ क्या हुआ। मुझे तुमसे हमदर्दी है। पता नहीं क्यों मुझे तुम्हारे साथ एक अजीब सा लगाव महसूस होता है, जैसे कोई पुराना रिश्ता। क्या करोगे जानकर? मनोहर बाबू, क्या मुझे मुक्ति दिला सकोगे? क्या दे सकोगे मेरा साथ? या फिर तुम भी झूठे हो? चले जाओ यहां से। जाओ, चले जाओ। इतना कहकर नैना हवा में ही गायब हो गई। पास रखी लालटेन भी गिर गई। हवेली में घना अंधेरा छा गया। बस बारिश की तेज आवाज और बिजली की गड़गड़ाहट थी। लेकिन फिर भी मुझे डर नहीं लग रहा था। नैना, मैं आज अपना जवाब लिए बिना यहां से नहीं जाऊंगा। मुझे तुमसे डर नहीं लगता, बल्कि मुझे लगता है मैं तुमसे प्यार करने लगा हूं। नैना, मेरे सामने आओ। मैं आज रात जवाब लिए बिना नहीं जाऊंगा। मेरी बात सुनकर नैना वहां प्रकट हो गई। कमरे में चारों तरफ एक अजीब सी रोशनी थी। नैना मेरे सामने खड़ी थी। मनोहर, क्या जानना चाहते हो मेरे बारे में? मैं तुम्हारी तरह कोई इंसान नहीं हूं, बल्कि मैं एक आत्मा हूं जो किसी के इंतजार में भटकते हुए मर गई। मैं एक भटकती आत्मा हूं। मुझे सिर्फ एक ही चीज से मुक्ति मिल सकती है। अगर तुम मुझसे शादी करो तो
शायद मेरी इस भटकती हुई आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। क्या मुझसे शादी कर सकते हो तुम? फिर क्या हुआ पिताजी? आप वहां से जिंदा कैसे निकले? और नैना का क्या हुआ? उसे मुक्ति मिली या नहीं? हाँ बेटा, नैना को मुक्ति मिल गई। मैंने दिलाई उससे मुक्ति और फिर मैंने वह टिकोरा गांव भी छोड़ दिया। लेकिन पिताजी, यह कैसे पॉसिबल है? आप ही ने तो बताया कि नैना की मुक्ति तभी हो सकती थी जब उससे कोई शादी करे। पिताजी, क्या मैं जो सोच रहा हूं वह सच है? पिताजी, मैंने अपनी मां को आज तक नहीं देखा। आप मुझसे क्या छुपा रहे हैं? मेरी मां कौन थी? नैना, तुम एक आत्मा हो? इसका मतलब बरसात की उस रात तुम्हारी मौत हो गई थी? हाँ मनोहर, मैं मर चुकी हूं। मैं एक आत्मा हूं। मुझे मुक्ति तभी मिलेगी जब कोई इंसान मुझसे शादी करे। मेरा सच जानने के बाद क्या तुम मुझसे शादी करोगे? नैना, मुझे किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुमसे शादी करूंगा, मगर पहले मुझे पूरी बात बताओ। आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुम्हारी मौत कैसे हुई? मनोहर, मेरी ये कहानी 1975 की है। आज से लगभग 7 साल पहले की बात है। बरसात की वो एक डरावनी रात थी। तिकोरा गांव में तेज बारिश हो रही थी। ठंडी तूफानी हवा के कारण पूरा गांव ठंड की चपेट में था। बिजली की तेज गड़गड़ाहट आसमान को चीर रही थी। तिकोरा स्टेशन बरसात में पूरी तरह भीग चुका था। मैं रोज की तरह स्टेशन पर किशन लाल का इंतजार कर रही थी। रात की आखिरी ट्रेन भी जा चुकी थी। स्टेशन पर मेरे अलावा और कोई नजर नहीं आ रहा था। तेज ठंडी हवा के कारण लालटेन की लौ भी धीमी पड़ती जा रही थी, लेकिन फिर भी मैं वहां किशन लाल का इंतजार कर रही थी। तभी अचानक बारिश की आवाज जैसे धीमी पड़ गई। मेरे चारों ओर सफेद धुंध छा गई। पहले लगा कि कोहरा है, मगर यह धुंध गहरी होती चली गई। मुझे मेरे सामने की बेंच भी दिखाई नहीं दे रही थी। उस सन्नाटे में मुझे लगा कोई मेरे एकदम पास खड़ा है। एक बर्फ जैसी ठंडी सांस मेरे कान से टकराई। अचानक किसी ने मेरा कंधा पकड़ लिया। मेरा शरीर बर्फ की तरह जम गया और मैं वहीं बेहोश हो गई। होश आने पर मैंने देखा मैं एक अंधेरी ठंडी जगह पर थी। मुझे तेज ठंड महसूस हो रही थी, जैसे किसी ने मुझे बर्फ के पानी में डुबो दिया हो। चारों ओर घना अंधेरा छाया हुआ था। बाहर दूर कहीं से बारिश की आवाज सुनाई दे रही थी। इस सन्नाटे में बारिश की आवाज भी डरावनी लग रही थी। मैंने फर्श को छूकर देखा, वह भी बर्फ की तरह ठंडी थी। मैं एक अंधेरी काली गुफा में थी, जहां गीली मिट्टी, राख और कुछ सड़ने की बदबू आ रही थी। मैं धीरे से उठकर खड़ी हो गई।
मेरे चारों ओर सफेद राख से गोल घेरा बना हुआ था। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी मेरी नजर दूर एक हल्की सी रोशनी पर पड़ी। ध्यान से देखने पर पता चला कि वह एक मशाल थी जो पत्थर की दीवार में गड़ी हुई थी। उस मशाल की रोशनी में मैंने जो देखा उसे देखकर मेरे होश उड़ गए। वह एक पारदर्शी बर्फ का बना हुआ संदूक था जिसमें मेरा ही शरीर रखा हुआ था। मेरा शरीर सफेद पड़ चुका था। आंखें खुली थीं और होठ नीला पड़ गया था। मैं मर चुकी थी। किसी ने मेरे शरीर से मेरी आत्मा को अलग कर दिया था। मनोहर, मुझे लगता है उसे पता चल गया है कि मैं इस हवेली में हूं। अगर तुम मुझे बचाना चाहते हो तो उस काली गुफा को खोजो। मनोहर, उस काली गुफा को ढूंढो। नैना के गायब होते ही हवेली फिर से वीरान हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से वहां कोई नहीं रहता हो। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। मैं धीरे धीरे हवेली से बाहर निकल आया। तेज बारिश में उस अंधेरी रात में मैं अकेले हवेली के बाहर खड़ा भीग रहा था। मेरे मन में हजारों सवाल उठ रहे थे कि आखिर नैना को किसने मारा और वह किससे डरकर हवेली से गायब हो गई। मैं ये सब सोच ही रहा था, तभी कौन हो तुम? यहाँ क्यों आए हो? अगर अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से लौट जाओ। हवेली का रास्ता मौत का रास्ता है। यहाँ दिखने वाली हर चीज झूठी है। जाओ, लौट जाओ, यहाँ से चले जाओ। उस बूढ़ी औरत को मैंने पहले कभी हवेली के पास नहीं देखा था। उसकी बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया, लेकिन फिर मैंने फैसला किया कि कुछ भी हो जाए मैं नैना को मुक्ति दिलाकर रहूंगा। यह गांव मेरे लिए अनजान था। सिर्फ बिरजू ही था जिसे मैं जानता था। इसीलिए मैं बिरजू की मदद लेने उसके घर जाने के लिए निकल पड़ा। मैं कुछ दूर चला ही था कि तभी एक बैलगाड़ी मेरे सामने आकर रुकी। चलो साहब, आपको बिरजू के घर छोड़ देता हूँ। इतनी बारिश में अकेले कहाँ जाओगे? बारिश बहुत तेज हो रही थी। मैं भी बिना कुछ सोचे समझे बैलगाड़ी में बैठ गया। कच्चे रास्तों से होकर बैलगाड़ी टिकोरा गांव के अंदर की ओर जाने लगी। थोड़ी देर बैलगाड़ी तर चलने के बाद अचानक मुझे याद आया कि इस आदमी को कैसे पता चला कि मुझे बिरजू के घर जाना है। मैंने तो इससे कुछ कहा ही नहीं था। अरे भाई, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे बिरजू के घर जाना है? मैंने तो तुमसे कहा ही नहीं था। उस आदमी ने मेरी किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप बैलगाड़ी चलाता रहा। मुझे थोड़ा अजीब लगने लगा था, क्योंकि बिरजू का घर हवेली से ज्यादा दूर नहीं था। हमें अब तक बिरजू के घर पहुंच जाना चाहिए था। ऐसा लग रहा था रास्ता खत्म ही नहीं हो रहा। तेज बारिश हो रही थी। अब मुझे घबराहट होने लगी। अरे भाई, जरा बैलगाड़ी रोकना, मुझे उतरना है।
बैलगाड़ी से उतरकर मैं सीधा सामने की ओर चला गया ताकि मैं उस आदमी को देख सकूं। पर वहां मैंने जो देखा उसे देखकर मेरी सांसें रुक गई। जो आदमी बैलगाड़ी चला रहा था उसका सर ही नहीं था। क्या बात है साहब, ऐसे क्या देख रहे हैं? साहब, साहब उठिए, आप रास्ते में बेहोश कैसे हो गए? साहब, आप ठीक तो है? उठिए। दूर हटो। कौन हो तुम? मुझे कहां लेकर आ गए हो? दूर हटो, जाने दो मुझे। अरे साहब, मैं निर्मला, ये मेरे पति बिरजू है। क्या हो गया है आपको? कैसी बातें कर रहे हैं आप? स्टेशन से लौटते वक्त इन्होंने देखा कि आप गांव के रास्ते पर बेहोश पड़े हैं, तो आपको उठाकर घर ले आए। क्या हो गया है साहब? होश आने पर मैंने देखा मैं बिरजू के घर पर था। कमरे के बीचों बीच आग जल रही थी। मैं आग के पास चटाई पर बैठा था। पास ही बिरजू और निर्मला भी बैठे थे। बिजली नहीं थी। कमरे में कोने में लालटेन जल रही थी। बाहर बारिश तेज हो रही थी। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। बिरजू और निर्मला दोनों डरे हुए थे और मुझे ही देख रहे थे। मैंने उन दोनों को पूरी बात बताई। बिरजू, मैं नैना को मुक्ति दिलाना चाहता हूं। हो सकता है तुम दोनों को यह बात सुनने में अजीब लगे, पर मैं नैना से प्यार करने लगा हूं। मैं उस काली गुफा को ढूंढना चाहता हूं। बिरजू, ये गांव मेरे लिए अनजान है। मैं सिर्फ तुम दोनों को जानता हूं और भरोसा भी करता हूं। क्या तुम मेरी मदद करोगे बिरजू? साहब, मुझे लगता है उस रानी की कोठी की आत्मा ने आप पर कोई जादू कर दिया है। भला एक आत्मा से कैसे शादी की जा सकती है? और काली गुफा? मैंने ऐसी किसी जगह के बारे में नहीं सुना है। मैं टिकोरा में ही पैदा हुआ हूं। मैं इस गांव की चप्पे चप्पे को जानता हूं। काली गुफा जैसी कोई जगह नहीं है साहब। देखो बिरजू, मैं जानता हूं मैं जो कह रहा हूं उस बात पर यकीन करना मुश्किल है, लेकिन मुझे पूरा यकीन है कि नैना सच कह रही थी। उसके साथ कुछ बुरा हुआ है। हो सकता है उसकी मुक्ति के बाद टिकोरा गांव में भी सब कुछ ठीक हो जाए। बस तुम मेरी मदद करो बिरजू, काली गुफा को ढूंढने में। साहब, आप समझ क्यों नहीं रहे हो? रानी की कोठी मायावी है। कोठी की आत्मा के कारण ऐसी बरसात की रातों में अक्सर लोग मारे जाते हैं। अरे निर्मला, तुम चुप क्यों बैठी हो? साहब को कुछ समझाती क्यों नहीं? मुझे लगता है हमें साहब की मदद करनी चाहिए, क्योंकि साहब जिस काली गुफा के बारे में बात कर रहे हैं, मैंने भी उस बारे में सुना है। साहब, अभी आपने बताया कि हवेली के बाहर आपको एक बूढ़ी औरत मिली थी। साहब, वो जमुना काकी है। बरसों से हवेली में काम करती है। नैना के गायब होने के बाद उन्होंने हवेली छोड़ दी, लेकिन कभी कभी वह हवेली में आया जाया करती है। हवेली का ऐसा कोई राज नहीं जो जमुना काकी से छुपा हो। मुझे लगता है हमें जमुना काकी के घर जाकर उनसे ही काली गुफा के बारे में पूछना चाहिए। हम लोग जमुना काकी के घर जाने के बारे में सोच ही रहे थे कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बिरजू, भाई बिरजू, दरवाजा खोलो।
मैं शंकर हूँ, खोलो दरवाजा। बाहर से कोई बिरजू को पुकार रहा था। रात के करीब 12 बज रहे थे। आमतौर पर बरसात की रात में इस समय गांव में कोई भी नहीं निकलता है, तो अचानक शंकर क्यों बुला रहा था? बिरजू भी थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन उसने हिम्मत करके दरवाजा खोला। बाहर गांव के ही 2 लोग, शंकर और लालू, खड़े थे। दोनों आदमी बाहर ही खड़े होकर बिरजू से कुछ बात करने लगे। उनकी बात सुनकर बिरजू का चेहरा सफेद पड़ गया। उसके चेहरे पर डर का भाव साफ दिखाई दे रहा था। बिना कुछ बोले बिरजू बस उनकी बात सुनता रहा। उनके जाने के बाद बिरजू कुछ देर दरवाजे के पास खड़ा रहा। बाहर बारिश कुछ धीमी पड़ गई थी। बिरजू दरवाजा बंद करके अंदर आया। वो सदमे में लग रहा था। क्या कह रहा था शंकर? इतनी रात को क्यों आया था? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या बात है? आप इतना डरे हुए क्यों लग रहे हैं? निर्मला, शंकर ने बताया कि कुछ देर पहले अचानक ही जमुना काकी की मौत हो गई। वो हमें उनके अंतिम संस्कार में जाने के लिए बुलाने आया था। जमुना काकी की मौत की खबर सुनकर मेरे हाथ पैर ठंडे पड़ गए। हम उनके पास जाने वाले थे काली गुफा और नैना के बारे में बात करने। हमें लगता था शायद जमुना काकी ही वो एक इंसान थी जो इस राज का सच जानती थी, लेकिन उससे पहले ही वो हमेशा के लिए चुप हो गई। बाहर मौसम अब और भयावह हो चुका था। बादल ऐसे गरज रहे थे मानो कोई अदृश्य शक्ति क्रोध में हो। बारिश की बूंदें तेजी से छत पर गिर रही थी। बिजली की हर चमक में आंगन के पेड़ की शाखाएं किसी हड्डी के ढांचे जैसी लग रही थी। और हर गरज के साथ पूरा घर जैसे कांप उठता था। उस अंधेरे, ठंडे और गीले सन्नाटे में साफ महसूस हो रहा था कोई हमारे बहुत करीब था। साहब, मुझे जमुना काकी के अंतिम संस्कार में जाना होगा। आप आज रात यहीं मेरे घर पर रुक जाइए। आपका अकेले रहना ठीक नहीं होगा। बिरजू, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। मैं इस तरह डरकर घर पर नहीं बैठ सकता। कहीं न कहीं मैं ही जमुना काकी की मौत का जिम्मेदार हूं। मेरा मन इस बोझ में दबा जा रहा है। मैं भी चलूंगा। मेरा दिल कह रहा है मुझे भी काकी के अंतिम संस्कार में जाना चाहिए। मैं बिरजू के साथ उसकी बैलगाड़ी पर बैठकर श्मशान घाट की ओर निकल पड़ा। बाहर तेज बारिश हो रही थी।
ठंडी हवा के झोंके से पूरे शरीर में बर्फ जैसी सिहरन पैदा हो रही थी। बैलगाड़ी गांव के कच्चे रास्ते से होकर श्मशान घाट की ओर जा रही थी। गांव में मातम छाया हुआ था। मेरा दिल जोरों से धड़क रहा था। इस सन्नाटे में मुझे अपनी ही धड़कन सुनाई दे रही थी। मेरा मन इस ख्याल से बेचैन था कि आखिर कौन है जो मुझे काली गुफा और नैना तक पहुंचने से रोक रहा है। क्या कोई और शक्तिशाली आत्मा है या फिर नैना मुझसे कुछ छुपा रही है। आखिर जमुना काकी ने भी तो कहा था कि हवेली में दिखने वाली सब चीज झूठी है। ये सब सोच सोचकर मेरा सिर घूमने लगा। तभी बिरजू ने बैलगाड़ी रोक दी। हम शमशान घाट पहुंच गए थे। हम लोगों को पहुंचने में देर हो चुकी थी। काकी का अंतिम संस्कार हो चुका था। 1-2 लोग ही वहां बचे थे। चिता के पास एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था। शायद वो काकी का बेटा था। हम भी उसके पास जाकर खड़े हो गए। रामू, क्या हुआ था जमुना काकी को? वो अचानक कैसे गुजर गई? बिरजू, मां की मौत कैसे हुई ये तो मैं भी नहीं जानता। लालू को मां हवेली के पास रास्ते पर तड़पती हुई मिली। जब तक लालू मां को मेरे पास लाया तब तक वो मर चुकी थी। क्या आप ही मनोहर बाबू हैं? हाँ, मैं ही मनोहर हूं। क्या बात है? तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? लालू ने बताया मरने से पहले मां तुम्हारा ही नाम ले रही थी। अजीब बात है, मां तुम्हें कैसे जानती थी? क्या उसकी मौत में तुम्हारा हाथ है? सच सच बताओ मुझे। रामू की बात सुनकर मैं हैरान हो गया। मैंने हवेली की हुई पूरी घटना और नैना के बारे में सब कुछ रामू को बता दिया। रामू, मुझे लगता है जरूर काकी को काली गुफा के बारे में कुछ पता था। वो मुझे बताना चाहती थी। इससे पहले ही किसी ने उन्हें मार दिया। रामू, क्या तुम हमारी कोई मदद कर सकते हो? सुनैना, उसी ने किया है सब कुछ। मनोहर बाबू, मैं पूरी बात समझ गया। मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। यह किस्सा कई साल पुराना है। उस समय रानी की कोठी खंडहर नहीं थी। बल्कि चहल पहल से भरी रहती थी। ऊंची ऊंची दीवारें, भारी लोहे के दरवाजे और बीचों बीच फैला हुआ विशाल आंगन था। उसी हवेली में मेरी मां जमुना नौकरानी के तौर पर काम किया करती थीं। मां बताती थीं कि उस दौर में कोठी का मालिक भानु प्रताप अपने जमाने का बड़ा जमींदार था। उसी समय भानु प्रताप सिंह की नई नई शादी हुई थी। उनकी पत्नी को सब प्यार से रानी मां कहकर बुलाते थे। रानी मां बेहद पढ़ी लिखी थी। वो गांव की परंपराओं, रीति रिवाज और डरावनी मान्यताओं को नहीं मानती थी। कोठी की एक परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही थी। हर साल काली अमावस की रात को
कुलदेवी को चढ़ावा चढ़ाना अनिवार्य था। टिकोरा गांव के लोग मानते थे कि कुलदेवी को चढ़ावा चढ़ाने से साल भर कोठी और गांव की बुरी आत्मा से रक्षा होती है। लेकिन रानी मां ने आते ही इस परंपरा को बंद करवा दिया। उन्होंने कहा, यह सब अंधविश्वास है। उस दिन से गांव में दहशत फैल गई। अब कुछ न कुछ अनहोनी जरूर होगी। लोग आपस में बात करने लगे, लेकिन किसी ने खुले तौर पर कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। धीरे धीरे समय बीतता गया। कुलदेवी को चढ़ावा चढ़ाने की परंपरा टूटे हुए 2 साल बीत चुके थे। गांव पर मानो कोई अदृश्य शाप उतर आया था। टिकोरा गांव में बरसात का नामो निशान नहीं था। दिन रात काले बादल छाए रहते, बिजली कड़कती पर पानी की एक बूंद भी नहीं गिरती। तालाब सूख चुके थे, फसलें सूख कर राख हो गई और खेत बंजर धरती की तरह दिखने लगे। लेकिन सबसे ज्यादा डर गांव वालों के दिलों में उस समय बैठा जब जानवर एक एक कर मरने लगे। इसी दौरान रानी मां गर्भवती हो गई। लेकिन गर्भावस्था के बावजूद उनके स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया। भानु प्रताप सिंह और मेरी मां बार बार समझाती कि इस स्थिति में उन्हें परंपराओं का पालन करना चाहिए, मगर रानी मां किसी की बात नहीं मानती थी। एक बार फिर वही अमावस की काली रात थी। गांव में ऐसा सन्नाटा पसरा हुआ था मानो कोई अनदेखा खतरा हवा में तैर रहा हो। आसमान बादलों से घिरा था, पर बरसात की एक बूंद तक नहीं गिरी। सिर्फ हवा थी, ठंडी बर्फ जैसी, जो बंजर खेतों से गुजर रही थी। हवेली में उस रात 2 ही औरतें थीं, रानी मां और मेरी मां जमुना। जमुना ने कई बार कहा, रानी जी, आज बाहर निकलना ठीक नहीं, ये रात अपशकुनी है। पर रानी मां की बात को अनसुना कर हवेली से बाहर निकल गई। कुछ देर के बाद मां रानी मां को बुलाने हवेली से बाहर गई। हवेली के बाहर हर ओर सन्नाटा पसरा था। ठंडी हवा हड्डियों तक को जमा रही थी। आंगन के चारों ओर अचानक धुंध छाने लगी। धुंध इतनी घनी थी कि जैसे पूरा आंगन किसी अदृश्य पर्दे से ढक गया हो। रानी मां बाहर अकेली खड़ी थी। उनके चारों ओर धुंध फैल रही थी। तभी अचानक एक काला साया तेजी से निकला और रानी मां के बिल्कुल पास से गुजरा, और अगले ही पल रानी मां जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई। रानी मां को किसी तरह हवेली के भीतर पहुंचा दिया गया। तभी अचानक मौसम ने करवट ली। तेज हवाएं चलने लगी, बादल गरजने लगे, और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। 2 साल बाद हुई इस बारिश को देखकर गांव वाले हैरान थे, लेकिन यह बारिश साधारण नहीं थी। काली अमावस की बारिश थी, जो किसी अनहोनी की ओर इशारा कर रही थी। बारिश की बूंदें जमीन पर गिरते ही बर्फ जैसी ठंडी भाप छोड़ रही थी। हवा में सिहरन थी और हर बूंद में एक अनकहा डर छुपा था। लोग एक दूसरे को देख रहे थे। आखिर 2 साल बाद आई ये बरसात
राहत है या आने वाली किसी अनहोनी का पैगाम। इसी बीच हवेली के भीतर नई जिंदगी जन्म ले रही थी। अमावस की उस काली रात में हवेली के आंगन में दो किलकारियां गूंज उठी। नैना और सुनैना, दो जुड़वां बहनों का जन्म हुआ। रानी मां की आंखों में चमक थी, चेहरे पर सुकून। हवेली पहली बार इतने बरसों बाद खुशी की गूंज सुन रही थी, मगर ये खुशी ज्यादा देर टिक न सकी। बारिश अभी भी तूफान की तरह बरस रही थी कि तभी दौड़ता हुआ एक नौकर भीतर आया। उसके चेहरे पर हवेली से भी गहरा अंधेरा था। उसने कांपती आवाज में खबर दी, भानु प्रताप सिंह नहीं रहे। एक पल पहले हवेली में जो खुशी थी वह चकनाचूर हो गई। नैना और सुनैना के जन्म के साथ ही हवेली पर मातम का साया टूट पड़ा। रानी मां ने अपना सारा दुख अपने भीतर दबा लिया और नैना और सुनैना को पालने में जुट गईं। धीरे धीरे वक्त बीतता गया। दोनों बहनें एक दूसरे से बिल्कुल अलग थी। नैना एकदम मासूम थी। उसकी मुस्कान से हवेली का अंधेरा भी जैसे हल्का हो जाता। लेकिन सुनैना, वो जन्म से ही अलग थी। उसका चेहरा विकृत था, आंखें अजीब सी लालिमा से चमकती और होठों पर हमेशा गुस्से की शिकन रहती। बचपन से ही उसका स्वभाव डराने वाला था। छोटे छोटे खिलौनों को तोड़ डालना, रात में अकेले जागकर हवेली की दीवारों पर उंगलियां फेरते रहना और कभी कभी बिना वजह लोगों को घूरते रहना, जैसे वो उनकी आत्मा के भीतर तक झांक रही हो। रात गहराते ही उसका कमरा किसी बर्फीली कब्र जैसा जमने लगता। पूरे कमरे में ठंडी बर्फीली हवा भर जाती। दीवारों पर परछाइयां रेंगने लगती, जैसे कोई अदृश्य हाथ खून से लकीरें खींच रहा हो। नैना सोते वक्त अक्सर चीख उठती, अम्मा अम्मा, कोई मेरा गला दबा रहा है। पास ही सुनैना खड़ी होती, अजीब सी रहस्यमय मुस्कान के साथ। उसकी काली आंखें बिल्कुल बिना पलक झपकाए चमकती रहती। गांव वाले कहते, ये बच्ची इंसान नहीं, किसी और दुनिया की परछाई है। रानी मां बार बार इन बातों को झूठ कहकर दबा देती, लेकिन हवेली का हर कोना सुनैना की मौजूदगी से ठंडा और भारी हो जाता। रानी मां जितना उसे प्यार करने की कोशिश करती, उतने ही अजीब हादसे होने लगते। हवेली का नौकर धनीराम कई दिनों से बेचैन था। वो अक्सर मां से कहता, अम्मा, ये बिटिया सुनैना की आंखें मुझे ठीक नहीं लगती। जब भी वो देखती है तो ऐसा लगता है जैसे मेरी आत्मा ठंड से जम रही है। उसकी मुस्कान भी इंसानों जैसी नहीं लगती। एक रात धनीराम हवेली में देर तक काम कर रहा था। उस रात हवेली में लकड़ी खत्म हो गई। वो लकड़ियां लेने हवेली के पीछे की ओर गया। बाहर खूब अंधेरा था। वहीं पास में एक पुराना गहरा कुआं था। धनीराम लकड़ियों के ढेर के पास खड़ा था। तभी रात की खामोशी में अचानक उसे चरखी के घूमने की खड़खड़ाहट सुनाई दी। उसने चौंक कर देखा, कुएं की बाल्टी अपने आप ऊपर उठ रही थी। जंजीर खींचती जा रही थी, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। धनीराम के हाथ पांव सुन्न पड़ गए। उसकी सांसें गले में अटक गईं। वो अपनी जगह पर खूंटे की तरह जड़ हो गया। ना आगे बढ़ पाया, ना पीछे हट पाया, मानो कुएं की काली गहराई ने उसकी सारी ताकत खींच ली हो।
तभी अचानक हवेली की खिड़की से किसी बच्ची की हंसी गूंजी। कर्कश, लंबी और खून जमा देने वाली हंसी। धनीराम सहम गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, सुनैना पीछे खड़ी थी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक और होंठों पर तिरछी मुस्कान थी। अगली सुबह धनीराम की लाश हवेली के पिछवाड़े मिली। उसका शरीर पत्थर सा अकड़ा हुआ था, चेहरा डर से विकृत। लेकिन सबसे भयानक बात यह थी, उसकी आंखें गायब थीं, खाली गहरे गड्ढे रह गए थे, मानो किसी ने उसकी आंखें नोचकर उन्हें उसी कुएं की काली गहराई में छिपा दिया हो। गांव में हड़कंप मच गया। लोगों ने कहना शुरू कर दिया कि यह मौत इंसानी नहीं है, हवेली में शैतान पल रहा है। इन सब घटनाओं के बाद रानी मां ने फैसला किया कि सुनैना को हवेली के ही एक कमरे में बंद करके रखा जाएगा। अब वही उसका संसार था और उसकी देखभाल का जिम्मा मेरी मां जमुना को दिया गया। धीरे धीरे हवेली के लोग भी उस कमरे के पास जाने से कतराने लगे, क्योंकि वहां पहुंचते ही अनजानी ठंडक और अजीब सी बेचैनी महसूस होती थी। एक रात तेज बारिश हो रही थी। मेरी मां जमुना हमेशा की तरह सुनैना को देखने उसके कमरे में गईं। अंदर कदम रखते ही उन्हें अजीब सी कड़वी ठंडक महसूस हुई, जैसे कमरे में बर्फ जम गई हो। जैसे ही उन्होंने कमरे का दरवाजा खोला, एक सिहरन भरी ठंडक उनके जिस्म में उतर गई। ऐसा लग रहा था मानो कमरे में बर्फ की परत जम चुकी हो। सांसें भी धुंध बनकर बाहर आ रही थीं। उनकी नजर नीचे पड़ी। सुनैना जमीन पर बिल्कुल शांत बैठी थी। उसके चारों ओर गोल घेरे में मोमबत्तियां जल रही थीं और ठीक उसके सामने नौकरानी की बेटी लाली हवा में लटकी हुई थी। लेकिन वह बस लटक नहीं रही थी, उसका जिस्म हवा में ठहरा हुआ था, जैसे किसी अदृश्य डोर से खींचकर जमाया गया हो। ये मंजर देखकर मां जमुना के होश उड़ गए। कमरे के अंदर मौत जैसी खामोशी थी और बाहर गरजती बारिश उस खामोशी को और भी भयावह बना रही थी। उस घटना के बाद रानी मां ने मेरी मां की मदद से एक तांत्रिक को बुलाया और उन सब ने मिलकर सुनैना को एक गुफा में बंद कर दिया। उसे ही काली गुफा कहते हैं। काली गुफा तक पहुंचने वाला कोई भी व्यक्ति आज जिंदा नहीं है, सिवाय उस तांत्रिक के। वही गुफा का रास्ता जानता है। रामू, तो फिर तुम हमें उस तांत्रिक तक ले चलो। क्या तुम उस तांत्रिक का पता जानते हो? भुला दी गई है वह कहानी जिसमें छुपी है वह गुफा, जहां मूर्ति खड़ी है पर आंखें नहीं, जिसे दफन कर दिया गया था सदियों पहले। उसी अंधी गुफा की गोद में रहता है वो। पहेली बोलते ही रामू अचानक चुप हो गया। उसका चेहरा सुन्न हो गया, आंखें किसी मृत मूर्ति सी खाली और पूरा शरीर पत्थर की तरह अकड़कर जम गया। शमशान में अचानक ठंडा कोहरा छा गया, मानो किसी अनदेखी ताकत ने घेर लिया हो। धीरे धीरे धुंध का एक घना पर्दा रामू के चारों ओर छा गया और अगले ही पल धुंध हटते ही वहां कोई नहीं था, जैसे रामू हवा में समा गया हो। ना कोई चीख, ना आवाज, बस सन्नाटा
और ठंडी सरसराहट बाकी रह गई। मैं और बिरजू डर से वही जम गए। हम दोनों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। साहब, अंधी गुफा की कहानी मैंने बचपन में बहुत सुनी है। वो गुफा टिकोरा गांव की पूरब दिशा में है। कहते हैं वहां बिना आंखों की मूर्ति खड़ी है जिसका खूनी इतिहास लोग भूल चुके हैं। मुझे लगता है वो तांत्रिक हमें उसी गुफा में मिलेगा। चलो, हमें अभी वहां जाना चाहिए। हम दोनों बैलगाड़ी में बैठकर पूर्व दिशा की ओर निकल पड़े। बैलगाड़ी कई घंटों तक अंधेरे रास्तों से गुजरती रही। अंततः हम उस जगह पहुंचे जहां अंधी गुफा सदियों से अपने रहस्यों को छुपाए खड़ी थी। हम बिना देर किए तुरंत गुफा के अंदर पहुंच गए। गुफा के अंदर घना अंधेरा था। दीवार पर एक मशाल जल रही थी जिसके कारण गुफा में रोशनी थी। गुफा में एक मूर्ति बनी हुई थी जिसकी आंखें नहीं थी। उसी के पास एक तांत्रिक बैठा हुआ था। मनोहर, ये सब उस समय से शुरू हुआ जब रानी मां ने कुलदेवी को बलि अर्पित करने से इनकार कर दिया। वो अधूरी पूजा ही शाप में बदल गई और उसी शाप से बर्फीला साया जन्मा जिसने सुनैना को अपनी परछाई बना लिया। सुनैना जब लोगों को नुकसान पहुंचाने लगी तब रानी मां मेरे पास सहायता के लिए आई थी। मैंने अपने तंत्र शक्ति से सुनैना को उस काली गुफा में कैद कर दिया, लेकिन उस गुफा में बस उसका शरीर कैद था। उसका साया टिकोरा गांव पर मंडराता रहता और बरसात की काली रात में किसी ना किसी को मार डालता। मैं जानता था एक ना एक दिन रानी मां के मरने के बाद सुनैना जरूर वापस आएगी, क्योंकि सुनैना जानती थी कि वो और नैना जुड़वा है और जुड़वा में एक अदृश्य डोर होती है, आत्मा की डोर। सुनैना अंधकार से जन्मी थी, पर नैना वह पवित्र थी, उजाले का अंश। वो जानती थी अगर उसे नैना की पवित्र आत्मा मिल जाए तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। वो केवल साधारण चुड़ैल नहीं रहेगी, बल्कि ऐसा साया बन जाएगी जिससे देवियां भी डरे। इसी कारण रानी मां के मरते ही सुनैना ने नैना की आत्मा को उसके शरीर से अलग कर दिया। लेकिन उस समय सुनैना यह नहीं जानती थी कि उसकी आत्मा से उसे शक्ति कैसे प्राप्त करनी है। इसी कारण उसने सुनैना के शरीर को एक बर्फ में कैद कर दिया। बरसों तक तंत्र साधना करने के बाद उसने अब जान लिया है कि उसे शक्तियां कैसे प्राप्त करनी है। आज काली अमावस की रात है। आज की रात सुनैना नैना के शरीर को कुलदेवी के सामने लेकर आएगी और वहां उसकी बलि चढ़ाकर अनंत शक्तियां प्राप्त कर लेगी। ठीक उसी समय हमें नैना को मुक्ति दिलानी होगी और मनोहर, सिर्फ तुम ही नैना को मुक्ति दिला सकते हो, क्योंकि तुम ही वह व्यक्ति हो जिसने नैना के उस गीत को सुना और उस तक पहुंचे, और ये जानते हुए भी कि वह एक आत्मा है, तुमने उससे प्यार किया और उसे बचाने यहां तक आ गए। लेकिन मैं ये सब कैसे करूंगा? सुनैना तो बहुत ताकतवर है। मैंने सब सोच लिया है, बस मैं जैसा कहूं वैसा करते जाना। तांत्रिक ने जैसा बताया हमने बिल्कुल वैसा ही किया।
हम तांत्रिक के साथ कुलदेवी के मंदिर पहुंच गए। हमने देखा वहां नैना का शरीर बर्फ में कैद पड़ा हुआ था और पास ही सुनैना कोई तंत्र क्रिया कर रही थी। तांत्रिक ने तुरंत ही अपनी शक्तियों से सुनैना के शरीर को बांध दिया। फिर मैंने तांत्रिक के बताए अनुसार उस बर्फ को स्पर्श किया जिसके अंदर नैना का शरीर कैद था। मेरे स्पर्श करते ही बर्फ पिघल गई। मैंने तुरंत ही कुलदेवी के मंदिर में रखा सिंदूर उठाकर नैना की मांग में भर दिया। ऐसा करते ही नैना की आत्मा उसके शरीर में प्रवेश कर गई और नैना फिर से एक जिंदा इंसान बन गई। इसके बाद तांत्रिक ने हमें वहां से जाने के लिए कह दिया। उसने कहा कि वह सुनैना की आत्मा को मुक्त कर देगा। हम तांत्रिक की बात मानकर टिकोरा गांव वापस आ गए। फिर मैं नैना के साथ वहीं क्वार्टर में रहने लगा। सब कुछ ठीक चल रहा था। मैं और नैना खुश थे। इसी तरह समय बीतता गया। फिर तुम पैदा हो गए। तुम्हारी जन्म की रात टिकोरा में बहुत भयंकर बारिश हुई। मैं डर रहा था कि कहीं तुम पर भी कोई साया तो नहीं, लेकिन तुम बिल्कुल सामान्य थे। इस बात से मैं खुश था, लेकिन ये खुशी ज्यादा दिन टिक नहीं पाई। एक दिन बिरजू ने मुझे बताया कि तांत्रिक की लाश मिली है। किसी ने उसे मार दिया है। इस घटना के कुछ दिन बाद तुम्हारी मां, मेरा प्यार, नैना भी गुजर गई। इसके बाद मैं डर गया। तुम्हारी जान बचाने के लिए मैंने टिकोरा गांव छोड़ दिया। पिताजी, आपकी बात सुनकर मुझे टिकोरा जाने का मन कर रहा है। मेरा गांव, जहां मेरा जन्म हुआ था, जहां मेरी मां रहती थी। पिताजी, क्या आप मुझे वहां ले चलेंगे? नहीं बेटा, वो जगह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। मैं नहीं जानता सुनैना की आत्मा को उस तांत्रिक ने खत्म किया था या नहीं। तुम यहां सुरक्षित हो। चलो, मैं सोने जा रहा हूं। तुम भी सो जाओ। अरे, अचानक मुझे इतनी ठंड क्यों लग रही है?